हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लेक्चर में हमने क्या किया था, आईपीसी सीखा था, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उसको हम नेमिंग करना सीखे थे। तो हालांकि अभी आईपीसी खत्म नहीं हुई है, एक लेक्चर हम लोग एक पार्ट और तैयार करेंगे, आईपीसी फोर्थ पार्ट। तो उसमें हम लोग एरोमेटिक का करना सीखेंगे। हालांकि मेन चीजें आपको समझ में आ गई हैं, काफी इजी सा पार्ट होता है आईपीसी। तो काफी बच्चों का रिक्वेस्ट है, सर आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आज हम लोग ऑर्गेनिक का लेक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद हम लोग आईपीसी का भी अपलोड कर देंगे फोर्थ पार्ट। और जिन लोगों को डाउट होगा वो अपना डाउट आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। आज हम लोग जीओसी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सर हमको जीओसी फर्स्ट पार्ट क्यों पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आईपीसी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको क्या नेमिंग करना बताएगा। वैसे जीओसी फर्स्ट पार्ट क्या करेगा, आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है ना, इनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा जीओसी फर्स्ट पार्ट। तो जीओसी फर्स्ट पार्ट है ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म मान लो, किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए मान लीजिए कोई है ना रिएक्टेंट है। सर रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। तो यहाँ ए बी और एक्स वाई क्या है, रिएक्टेंट है ना, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बेटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे आप लोग हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के बीच में क्या आता है, इंटर आता है। वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है, इंटर आता है। मेरी बात समझ में आई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। तो सर इंटरमीडिएट क्यों पढ़ेंगे हम, इंटरमीडिएट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। हमारा प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा या कम स्टेबल बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा, आर्थो बनेगा, पैरा बनेगा, मेटा बनेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा डिसाइड कौन करेगा, इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन उसे कहते हैं बेटे जिसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड है, रिएक्टेंट क्या है बेटे, ओल्ड बॉन्ड। तो ये ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पर ब्रेक होते हैं। ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसी क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए लिखा गया यहाँ पर क्या, कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको कितनी बातों को ध्यान रखना है, चार बातें। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपको, एक तो बॉन्ड क्लीवेज याद रखना है आपको कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है क्या, रीजेंट क्या होगा। रीजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा या एम्बीफाइल होगा, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अटैकिंग रीजेंट इनको कहते हैं। उसके बाद क्या कि हमारी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कौन सा होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, जिसमें आपका कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सारे बन सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बताइए, रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे। ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बेटे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या क्या आएगा, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा है ना, और दूसरा क्या आ जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा, और एक और आएगा हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा। तीन इफेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं है ना। इसके बाद आपका ये क्या जीओसी फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग किसमें पढ़ते हैं, जीओसी फर्स्ट पार्ट। सर ये जीओसी फर्स्ट पार्ट क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट है ना। इसमें हम क्या समझते हैं, किसी भी रिएक्शन को मैकेनिज्म को समझने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं उनकी बात करते हैं हम लोग है ना। तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हमको जीओसी फर्स्ट को समझने के लिए हेल्प करेंगे। एक तो बॉन्ड क्लीवेज है ना, बॉन्ड क्लीवेज मतलब वो होमोलिटिक होगा या हेटेरोलिटिक होगा है ना। दूसरा क्या, रीजेंट, रीजेंट अटैकिंग रीजेंट क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है या कार्बोनायन बन रहा है, कार्बीन बन रहा है, नाइट्रीन या कार्बीन बन रहा है, इन सभी की बात करेंगे हम लोग। फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। और इन सभी के माध्यम से हम लोग स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, इन सभी की बात करते हैं। और इस हिसाब से आपका पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया
कि आपको जीओसी फर्स्ट पार्ट कैसे पढ़ना है। जीओसी फर्स्ट पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं? रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए। रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए कितने टूल्स काम में आएंगे? 4। बॉन्ड क्लीवेज, कौन सा काम आएगा? बॉन्ड क्लीवेज। फिर कौन सा काम आएगा? रेजेंट। फिर अटैकिंग रेजेंट बाद कौन सा काम आएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें कितने इंटरमीडिएट आएंगे? 4 या 5 आते हैं इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद हम लोग एक एक की बात करेंगे, 1 बाय 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि हम जीओसी फर्स्ट पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ना क्यों जरूरी है ना। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आपको क्लियर है तो जीओसी सेकंड पार्ट अपने आप से क्लियर हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा बेटे। उसमें केवल आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, है ना। तो अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी आती है तो प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग पहले टूल्स की बात करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए। पहला टूल्स क्या है? बॉन्ड क्लीवेज। क्या है बेटे? बॉन्ड क्लीवेज। सर बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है? ब्रेक होना। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, यानी कोई भी बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। तो ये होता है 2 टाइप का। बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। एक होता है होमोलिटिक, एक होता है हेटेरोलिटिक। सर होमोलिटिक क्या है? जैसे कि बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन की बनाते हैं? 2। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये जैसे मान लो एक एटम ए है, एक एटम बी है, जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पर क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाएंगे। तो ए के ऊपर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और बी के ऊपर भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो होमो मतलब क्या होता है? सेम। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? ब्रेक। तो बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ए के ऊपर चला जाएगा और बी के ऊपर चला जाएगा। और यहां पर क्या बनेगा? ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं बेटे? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। सर एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी होमोलिटिक डिवीजन होगा तब क्या बनेगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे एक साथ कि ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा, और यानी होमोलिटिक डिवीजन कब होगा और हेटेरोलिटिक डिवीजन कब होगा। अगर हम लोग बात करें हेटेरोलिटिक डिवीजन का, सर ये हेटेरोलिटिक क्या होता है? हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। होमो मतलब क्या होता है? सेम, है ना। तो सेम मतलब यहां पे क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। अगर यहां पे डिफरेंट की बात हुई तो यहां पे क्या होगा? अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जैसे मैं कह दूं कि ए एटम है और बी एटम है, यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसकी ज्यादा हो जाए? मान लो इसको बी, मैंने इसको बी मान लिया। ईएन किसकी ज्यादा हो गई? बी की। और किसकी कम हो गई? ए की। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ए और बी के बीच क्या है? बॉन्ड है। यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन खींचेगा? बी तरफ बी खींचेगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है। तो यहाँ पर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है ए से। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? बी खींचेगा। इसका मतलब बेटे कि जहां से इलेक्ट्रॉन गायब होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटे? केटायन। और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बताइए। डी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसको हम प्यार से क्या कहेंगे? बताइए। एनायन कहेंगे। मतलब सर एक बात तो क्लियर हो गई कि कब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, कब केटायन एनायन का फॉर्मेशन होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा किसी एक एटम का, तो वहां पर केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। सर जब भी केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, है ना, तो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया ए का भी, तो बी ने खींच लिया, तो यहां पर क्या हो गई? कमी हो गई, है ना। इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं हुआ, यहां पर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जबकि यहां पर क्या होगा? इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि होमोलिटिक में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जबकि हेटेरोलिटिक में क्या होगा? अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। इसलिए होमो बोला गया। होमो मतलब क्या? सेम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए के ऊपर भी सेम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बी के ऊपर भी मिलेगा। और जब हेटेरोलिटिक की बात करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी ईएन क्या थी? ज्यादा थी, और इसका ईएन कम था, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बात क्लियर होगी यहां पर। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा डिफरेंस रूप में बात करेंगे। यहां पर मैंने यहां पर एक डिफरेंस तैयार किया है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक, यानी कब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और कब केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक के बीच में डिफरेंस हमने तैयार किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहां पर? ए और बी। ए और बी ये जब ही ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद यहां पर क्या बना हुआ है? ए के ऊपर भी फ्री रेडिकल और बी के ऊपर भी क्या है? फ्री रेडिकल है। ये कब बनेगा? जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी की क्या हो? बहुत ही कम हो, लेस हो।
तब क्या होगा यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाए, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो बी के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक केटायन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बेटे, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं होमोलैटिक में, बताइए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं या अनइक्वल, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, मतलब ईमानदारी का खेल हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बताइए इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ए को भी बराबर इलेक्ट्रॉन मिला है और बी को भी बराबर इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, इसलिए इसको कहां रखे हैं, होमोलैटिक में रखे हुए हैं। लेकिन अगर यहां पे बात किया जाए तो इसका जो ए का इलेक्ट्रॉन था ये भी छीन लिया गया, किसके द्वारा, बी के द्वारा, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा थी। तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहां पर क्या होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और यहां पे क्या होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। अब बात आती है सर, हम किसी भी रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे कि यहां पर होमोलैटिक होगा या फिर हेटेरोलैटिक होगा, या फिर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, या फिर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कैसे पहचानेंगे यहाँ पर। जैसे कोई रिएक्शन दी गई, अगर उस रिएक्शन के ऊपर आपको हाई टेम्परेचर मिल रहा है ना, या लाइट मिल रही है, तो वहां पर क्या फेवर करेगा, होमोलैटिक, क्या फेवर करेगा, होमोलैटिक। लेकिन यहां पर अगर है ना लो टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो वहां पर आप क्या मान के चलोगे, हेटेरोलैटिक डिवीजन। यानी कि जो होमोलैटिक डिवीजन होता है वो फेवर करता है किसको, बताइए, ज्यादा टेम्परेचर को या लाइट को। इसीलिए जो HNU, लाइट, रोशनी में जो भी रिएक्शन होते हैं, प्रकाश में जो भी रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक, अगर ये नहीं है लाइट वगैरह, तो क्या आप मान के चलोगे, हेटेरोलैटिक मान के चलोगे। अब बात करते हैं हम लोग, ये कब होगा रिएक्शन, है ना, जब आपको पेरोक्साइड, रिएक्शन के नीचे क्या मिलेगा आपको, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में जैसे आपको मिल जाए H2O2 R2O2, ये पेरोक्साइड मिल जाएंगे आपको। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका होमोलैटिक होगा यहाँ पर, है ना। अगर यहां पर बात करें कि हेटेरोलैटिक क्या होगा, तो यहां पर कोई पेरोक्साइड नहीं होगा, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, या तो आयंस देखने को मिलेंगे, या फिर क्या पोलर सॉल्वेंट होगा, ऐसे सॉल्वेंट जिसमें क्या हो, पोलरिटी हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, होमोलैटिक के बीच में, हेटेरोलैटिक के बीच में। एक बार मैं दोबारा आपको समरी दे रहा हूं पूरा रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, है ना। मुझे किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, 4 टूल्स चाहिए हमको। एक तो बॉन्ड क्लीवेज चाहिए, अटैकिंग रीजन चाहिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेक्ट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, है ना, बॉन्ड क्लीवेज का, तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं होमोलैटिक। अगर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर हो, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलैटिक बोलते हैं, है ना। हेटेरोलैटिक में क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जबकि होमोलैटिक में क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, और यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। जबकि जो होमोलैटिक है वो हाई टेम्परेचर को फेवर करता है, और जो हेटेरोलैटिक है वो लो टेम्परेचर को फेवर करेगा। अब बात आती है कि पेरोक्साइड आपको कहां देखने को मिलेगा, पेरोक्साइड देखने को मिलेगा होमोलैटिक में, है ना। या फिर पोलर सॉल्वेंट या आयंस कहां देखने को मिलेगा आपको, हेटेरोलैटिक सॉल्वेंट में, इसमें दिखाई देगा, हेटेरोलैटिक आपको दिखाएगा फिजन में। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, है ना। बॉन्ड क्लीवेज की बात हो गई, यहाँ पर फर्स्ट रूल्स मैंने पढ़ लिया, बॉन्ड क्लीवेज। अब हम किसकी बात करेंगे, रीजेंट की बात करेंगे, सेकंड नंबर रीजेंट। ठीक है बेटे, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा था इससे पहले हमने क्या क्या किया था, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि 4 टूल्स काम में आए थे। इसमें बॉन्ड क्लीवेज था, अटैकिंग रीजेंट था, रिएक्शन इंटरमीडिएट था, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट आ जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि बॉन्ड क्लीवेज जिसमें होमोलैटिक, हेटेरोलैटिक, फ्री रेडिकल, केटायन एनायन का फॉर्मेशन हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, फ्री रेडिकल में क्या हुआ था, जो हाई टेम्परेचर को फॉलो करेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्शंस होंगी, और ये क्या होगा, ये लो टेम्परेचर को फेवर करता था। और बहुत सारी बातें की गई थी होमोलैटिक, हेटेरोलैटिक में। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या होती है, कम होती है होमोलैटिक में, इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी एटम की, जिसकी वजह से क्या होता है कि केटायन एनायन का चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, इक्वल नंबर का इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ये सारी बात हुई थी। अब हम लोग नई बातें करेंगे, बिल्कुल सेकंड बातें क्या,
अटैकिंग रीजेंट्स। अटैकिंग रीजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे रीजेंट जो अटैक करेंगे, ऐसे रीजेंट जो अटैक करेंगे। जैसे आपने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े होंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जब हम दोनों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इधर जितना लॉस हुआ रहता है उतना गेन करते हैं, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होती है। या फिर जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं। तो वैसे यहाँ पर रिएक्शन, अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें रिएक्शन को, तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए, एक क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होना। और न्यूक्लियोफाइल मतलब कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियस पे अटैक करेगा वो, है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग वो वहां ढूंढेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है। अगर मैं इनको साधारण भाषा में कहूं, साधारण भाषा में, तो इलेक्ट्रोफाइल को आप भिखारी समझिएगा। क्या समझिएगा? भिखारी। और न्यूक्लियोफाइल क्या समझिएगा? बिल्कुल धनी और अमीर आदमी है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी किसके पास होगी? न्यूक्लियोफाइल के पास होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी? इलेक्ट्रोफाइल में होगी। तो भिखारी कहां जाना चाहेगा? अमीर के पास। और अमीर कहां जाना चाहेगा? भिखारियों के बीच में दान करना चाहेगा वो। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल को आप भिखारी की मतलब तरह से समझिए, और इलेक्ट्रोफाइल को आप किसकी तरह से समझिए? भिखारी से। और अमीर को किससे रिलेट करोगे? न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है। अब मैं बात करता हूं अटैकिंग एजेंट्स कितने टाइप हो गए बेटे? 2 टाइप हो गए। एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन, है ना। और फाइल मतलब क्या होता है? लविंग। तो ऐसे एजेंट जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या क्या होना चाहिए? उनके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, है ना। या फिर क्या होना चाहिए? उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी मेटल के ऊपर, है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है? किसी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका मतलब क्या होता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन खाली है। ठीक है। तो सबसे पहले यही बात आ जाएगी इलेक्ट्रोफाइल में, क्या? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, वो क्या होंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये कार्बोनिल ज्यादातर कहां काम में आएगा? क्या बोलते हैं इसको? एसिड में काम आ जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो H+ SO3H+, है ना, NO+, NO2+, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा, R के ऊपर प्लस रहेगा, R से डबल बॉन्ड हो यानी कार्बन के ऊपर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ये सब किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कहां ये अटैक करेंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो H+ कहां अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज वाले जनरली क्या होंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सभी पॉजिटिव चार्ज दिखने वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। इस बात ध्यान रखना। इनका क्या होना चाहिए? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब खाली जगह होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेंगे। ठीक है। तो सभी पॉजिटिव चार्ज दिखने वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि NH4+ है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? अगर मैं बात करूं NH4+, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? आप चेक कीजिए, है ना। ये अमोनिया है, NH3। अमोनिया के पास कितना लोन पेयर होता है? 1, है ना। तो ये किसकी तरह भी काम कर रहा है? बिल्कुल बताइए, किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन का आप एक अटैक और कराओगे, क्या बनता है? अमोनियम आयन। क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन, है ना। इसका ऑक्टेट क्या है? चेक करिए यहां पर। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा यहां पर? देखिए यहां पर 2 2 4 2 6 और इसका क्या हो गया? 2 8, है ना। इसके पास क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, है ना। तो ये किसी तरह काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, सभी पॉजिटिवली चार्ज दिखने वाले, है ना, जो स्पीशीज होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है लुईस एसिड, एक होता है लुईस बेस। लुईस बेस के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो लुईस बेस वही होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करें, और लुईस एसिड वही होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या? वो भिखारी उसके पास नहीं है लोन पेयर। तो भिखारी कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो जितने भी लुईस एसिड होंगे किसकी तरह काम करेंगे? वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो यहां पर लिखा हूं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या आ जाएगा? ऑल लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब क्या? इनके पास बैकेंड स्पेस होगा लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए।
जिसमें एग्जांपल BF3 है, AlCl3 है, CO2 है, SnCl4 है, ZnCl2, SnCl2 है। इन सभी को अगर आप चेक करोगे, इन सभी के पास क्या होगी, खाली जगह होगी लोन पेयर को एसिड करने का, है ना। जैसे आप रेड क्रॉप एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ते हो, ज्यादातर आपको क्या मिलता है, AlCl3 मिलता है। ये क्या करता है, एक क्लोरीन और ले लेता है, क्या बनाता है, AlCl4 ये बना लेता है ना। तो ये जितने भी लुईस एसिड होंगे, ये क्या करते हैं, लुईस एसिड ये लोन पेयर को एसिड करते हैं। तो इसका मतलब लोन पेयर डोनर वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अगर लोन पेयर एक्सेप्टर यानी लोन पेयर एसिड यानी कि लुईस एसिड किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो लोन पेयर डोनर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसके पास लोन पेयर नहीं होगा, ये लोन पेयर चाहेगा और ये देगा कौन, न्यूक्लियोफाइल देगा यहां पर, तब जाके एक रिएक्शन बैलेंस होती है। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस करता है, और रिडक्शन में क्या करता है, गेन करता है। तो आप रिडक्शन को रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना। और ये क्या होता है इसमें रिडक्शन में, ये क्या करता है, रिडक्शन में गेन होता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस होता है। तो ये क्या करते हैं, लॉस करेंगे अपना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर जाके बढ़ाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। सर न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या, बताइए। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वही अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है ना। ये वही अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं कह दूं बेटे कि मान लीजिए ये Na और Cl है, जब इसको आप ब्रेक करोगे Na+Cl- है ना, तो प्लस का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, ठीक है। तो एक तो नेगेटिवली, इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके बढ़ा सकता है। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेंगे, बताइए, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, है ना। इसके ऊपर क्या, कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब बात करते हैं, जैसे हमने यहां पर देखा था कि आल लुईस एसिड किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, वैसे आल लुईस बेस किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, है ना। फिर इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जो लुईस एसिड होता है वो किसकी तरह काम करता है, बताइए, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्योंकि जो लुईस एसिड होते हैं वो लोन पेयर को एसिड करते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इन सभी के पास क्या दिखाई देगा आपको, लोन पेयर दिखाई देगा। तो जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। या फिर जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होंगे वो भी किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। क्लियर मेरे हिसाब से यहां तक, है ना। अच्छा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे इनके ऊपर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ जाए तो ये भी किसी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, क्योंकि हमको पता है बेटे जब एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन कम में आते हैं, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो डबल बॉन्ड बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन कम में आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम में आएंगे यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन कम में आएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कम में आएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन में है, इसलिए एल्केन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। एल्कीन और एल्काइन किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो यहां पर अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। याद कीजिए आप, जो एल्कीन होता है और एल्काइन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपके इसके ऊपर जुड़ते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, समझ नहीं आया। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, इसके ऊपर आके अटैक करेंगे, किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, है ना। तो ध्यान रखना कि एल्कीन और एल्काइन भी किसकी तरह काम करेंगे बेटे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। अब एक आता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, RMgX होता है ना। क्या होता है ये, RMgX होता है। तो Mg क्या करता है, ये मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg के ऊपर कितने चार्ज आता है, Mg+2। मेटल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जो ये लॉस किया है 2 इलेक्ट्रॉन लिया कौन, R नेगेटिव। R नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा, R नेगेटिव, और ये क्या बनेगा, Mgx, ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर R नेगेटिव वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो यहाँ पर RMgX में ये जो R वाला पार्ट है एल्काइल ग्रुप, ये भी किसकी तरह काम करता है, बताइए, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये भी कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, क्योंकि इस पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है।
अब मैं इसको मैं थोड़ा समराइज करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कहां कहां ढूंढेगा, कहां कहां भगेगा? ये जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। एक भिखारी कहां जाएगा? अमीर के पास जाएगा। भिखारी मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या तो इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर इनके पास बैकएंड स्पेस होगा। बैकएंड स्पेस का मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कब करेंगे? जब इनके पास जगह खाली होगी। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तो ऑल लुईस एसिड किसी तरह काम करते हैं? बताइए। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा ये लुईस एसिड वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल को मैंने किससे रिलेट किया था? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, है ना। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये कहां अटैक करेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। एक अमीर व्यक्ति कहां जाएगा? एक गरीब व्यक्ति के पास जाएगा, है ना। तो यानी एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास। अमीर कहां जाता है? गरीब के पास। गरीब कहां जाएगा? अमीर के पास जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं, एक तो क्या होना चाहिए? इनके पास नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। दूसरा क्या? इनके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तभी देंगे दूसरे को। और दूसरी बात, अगर ये लोन पेयर डोनर की तरह काम करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह काम करेंगे। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है लुईस बेस होता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लुईस बेस किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दो तीन एग्जांपल और ध्यान रखना आपको। एल्कीन और एल्काइन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये भी किसकी तरह काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। आरएनजीएक्स, आर का नेगेटिव पार्ट किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो मेरे हिसाब से हमने दो टूल्स पढ़ लिए। फर्स्ट टूल्स आपने क्या पढ़ा? बॉन्ड क्लीवेज का। बॉन्ड क्लीवेज में आपने देखा होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में डिवाइड हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? होमोलिटिक। अगर अनइक्वल शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो हेटेरोलिटिक। केटायन आयन का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? हेटेरोलिटिक में, है ना। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? होमोलिटिक में, है ना। तो फ्री रेडिकल कहां बनता है? होमोलिटिक बनता है। हाई टेम्परेचर कहां रिक्वायरमेंट होगा? बताइए। होमोलिटिक में। हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए कहां पर? लो टेम्परेचर कहां काम चल जाएगा? बताइए। हेटेरोलिटिक में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि केटायन आयन का फॉर्मेशन कहां होता है? हेटेरोलिटिक में होता है। ये सारी बातें हमने कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड बात किया था रिएजेंट्स का। रिएजेंट में दो टाइप के रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या तो लोन पेयर होगा यानी लुईस बेस होंगे, या फिर क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड वाले होंगे, एल्कीन और एल्काइन होंगे, या फिर क्या सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है? गिग्नॉट रिएजेंट याद रखना है। बस ये सेकंड पार्ट आपको कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे।